जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीजनल प्लानिंग की शुरुआत करने वाले हैं। ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ लिया था। और प्यारे साथियों, यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से लगभग आजकल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीजनल प्लानिंग से 7 से 8 क्वेश्चन आने लग गए। रीजनल प्लानिंग में 7-8 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है ये। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे डाटा याद करने पड़ेंगे आपको। तो आप अपना माइंड सेट फिक्स कर लो कि आपको बहुत सारे डाटा याद करने हैं, बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रीजनल प्लानिंग की पहली क्लास की। देखो, एक विद्वान थे जिनका नाम था बेंटन मैकॉय। ठीक है, कौन थे? एक विद्वान थे जिनका नाम था बेंटन मैकॉय। और इन्होंने 1928 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था नया अन्वेषण, जिसको प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, एक विद्वान थे बेंटन मैकॉय जिन्होंने 1928 में एक किताब छापी। उस किताब का नाम था नया अन्वेषण, जिसको प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। और इन्होंने अपनी इसी किताब में प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला रखी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है प्यारे साथियों, कि प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला किसने रखी थी? बेंटन मैकॉय ने रखी। अपनी कौन सी किताब में रखी? नया अन्वेषण, जिसको हम प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र भी कहते हैं, उसमें रखी। वो भी कब रखी? 1928 में रखी। उसके बाद एक विद्वान और थे जिनका नाम था हॉसमिंट। हॉसमिंट ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की टोटल 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो हॉसमिंट ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की टोटल 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों, प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन की अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी है? प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन की अवस्था है। अब ये अवस्था कौन से टाइम पीरियड से संबंध रखती है? तो 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक के समय में। ठीक है, 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक के समय को प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन की अवस्था का टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन की जो अवस्था थी वो 20वीं सदी में चली थी, और स्पेशली चौथे 5वें दशक में चली थी। अब ये जो अवस्था थी 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक की, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जिनका विकास हुआ, जिसमें सबसे पहली है प्यारे साथियों टेनेसी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका की है। पोल्डर परियोजना या पोल्डर निर्माण, जो कि नीदरलैंड से संबंधित है। जैजरेल निर्माण, जो कि इजराइल से संबंधित है। दामोदर घाटी, जो कि भारत से संबंधित है। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, यहां पर क्वेश्चन बनेगा इन 4 लाइनों से। मिलान का क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई टेनेसी घाटी परियोजना कौन से देश से संबंधित है? अमेरिका के साथ। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के साथ संबंधित है। जैजरेल इजराइल के साथ संबंधित है। पोल्डर निर्माण, जो कि नीदरलैंड के साथ संबंधित है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसा कौन सा उद्देश्य था जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग आई कि हमें इन परियोजनाओं का निर्माण करना चाहिए? तो इन परियोजनाओं का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का एक सही ढंग से विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का एक सूटेबल तरीके से उपयोग करना, इन योजनाओं का सबसे मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये जितनी भी 4 परियोजनाएं बनी थी, इन चारों की चारों परियोजनाओं का जो सबसे मेन उद्देश्य था वो था कि प्राकृतिक संसाधनों का हम सही ढंग से विकास कर सके, और प्राकृतिक संसाधनों का हम मैक्सिमम तरीके से, सूटेबल तरीके से उपयोग कर सके, अनुकूलतम तरीके से उपयोग कर सके उनका। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, टेनेसी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, अब ये कहां से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। टेनेसी घाटी परियोजना का उद्देश्य अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना था। ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों? जो टेनेसी घाटी परियोजना है, इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है? इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। वो क्षेत्र जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का
उपयुक्त उपयोग व उनका विकास करना। ठीक है, तो जो टेनेसी घाटी परियोजना थी, इसका सबसे मेनली उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों, जो पिछड़े हुए क्षेत्र, और उनमें भी वो क्षेत्र जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। एक तो पिछड़े हुए क्षेत्र, एक अति पिछड़े हुए क्षेत्र। तो जो अति पिछड़े क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र होते हैं बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। तो अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना। ठीक है, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना का सबसे मुख्य उद्देश्य था। अब उसके हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापना। ठीक है, सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापना के बारे में बात करते हैं। 20वीं सदी का चौथे से छठा तक का जो दशक है भाई, इससे पहले हमने पहली अवस्था पढ़ी थी, वो भी 20वीं सदी से संबंधित थी। अब दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं हम, सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापना। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 20वीं सदी के चौथे से लेकर छठा दशक तक का समय। ठीक है, फोर्थ से लेकर सिक्स दशक का जो समय था 20वीं सदी का, वो कौन सा टाइम पीरियड था? सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापन का टाइम पीरियड था वो। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापना का जो टाइम पीरियड था वो था 20वीं सदी के चौथे से लेकर छठे तक का दशक का। ठीक है, दो अमेरिकी समाजशास्त्री विचारधारा वाले विद्वान ओडेम और बेंस। ठीक है, अब दो अमेरिकी समाजशास्त्री विचारधारा वाले विद्वान थे, जिसमें एक का नाम था ओडेम और दूसरे का नाम था बेंस। इन्होंने सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उभर कर आए थे। ठीक है, अब यहां पर आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि सांस्कृतिक प्रादेशिकता के, देखो यहां से दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि ओडम और बेंस कौन थे। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना है प्यारे साथियों, अमेरिका के थे ये। ओडेम और बेंस कहां के थे? अमेरिका के थे। ये समाजशास्त्री थे। ठीक है, अब ओडेम और बेंस मेरे प्यारे साथियों सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रतिपादक भी थे ये। ठीक है, तो सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रतिपादक कौन कौन थे? ओडेम और बेंस, ये दोनों थे। इन दोनों विद्वानों ने प्रादेशिक संकल्पनाओं को सामाजिक सांस्कृतिक शोध में एक अति महत्वपूर्ण उपकरण का स्थान प्रदान किया था। तो ये बात आप मत याद करना, लेकिन आपको इतना तो याद करना ही है प्यारे साथियों कि ओडेम और बेंस सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रमुख प्रतिपादक हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, प्रादेशिक विज्ञान उपागम के बारे में। ठीक है, प्रादेशिक विज्ञान उपागम, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं आपको स्पेशली तरीके से बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, तो उनको आप अच्छे से स्पेशली साइड में नोट डाउन कर लेना या आप उन लाइनों के निशान लगा लेना। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्रादेशिक विज्ञान उपागम। ये भी 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से संबंधित है। ठीक है ना, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, प्रादेशिक विज्ञान उपागम है, ये 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से संबंधित है। वॉल्टर इजार्ड को प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? वोल्टर इजार्ड महोदय। कौन है? वोल्टर इजार्ड महोदय। प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? वोल्टर इजार्ड महोदय। अब इजार्ड महोदय ने, वोल्टर इजार्ड महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रदेश एक गतिमान जैवी तंत्र है। ठीक है, वोल्टर इजार्ड महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक कथन कहा कि प्रदेश एक गतिमान जैवी तंत्र है। प्रादेशिक विज्ञान उपागम के द्वारा ही समाज के विविध संगठनात्मक एवं संस्थागत प्रारूपों को समुचित ढंग से समाविष्ट करना संभव है। तो आप इस लाइन को मत याद करो, चाहो तो आप याद कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ना चाह रहे हो तो आप इसको याद कर सकते हो, यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यदि डीपली पेपर बनता है तो यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि हम बहुत बड़े झंझट में ना फंसे, सारी चीजों को हम याद नहीं करें, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर आप इसको मत याद करो। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा। चौथे नंबर पर है प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का स्कूल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ। ठीक है, जो प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा है, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। यह उपागम विकासशील देशों और विकसित देशों दोनों के लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई थी।
ठीक है। तो प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा की जो स्कूल थी, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था और यह उपागम विकासशील देश और विकसित देश दोनों के लिए बिल्कुल उपयोगी साबित हुई थी। अब हम 5वें नंबर पर बात करते हैं नगर महानगरीय उपागम के बारे में। ठीक है, नगर महानगरीय उपागम क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। यह 5वां, एक विद्वान थे, मैंने अब भी आपको पढ़ाया था, जिन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, हॉस्मिंट महोदय। ठीक है, हॉस्मिंट महोदय के बारे में मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, यदि आपके थोड़ा सा भी दिमाग में गया हो तो हॉस्मिंट महोदय के अनुसार ये 5वीं अवस्था है नगर महानगरीय उपागम। इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में अमेरिका और यूरोप में हुआ था। ठीक है, ये जितने भी पांचों के पांचों उपागम है हॉस्मिंट महोदय के अनुसार, ये सभी के सभी 20वीं शताब्दी से संबंधित है। ये आप ध्यान रख लेना मोटे मोटे तौर पर। महानगरीकरण के कारण ही नगरीय समस्याएं प्रादेशिक नियोजन का मुख्य केंद्र बिंदु बनी है। ठीक है, अब जो 5वीं अवस्था है नगर महानगरीय उपागम, इसमें इन्होंने बताया कि महानगरीकरण के कारण ही नगरीय समस्याएं प्रादेशिक नियोजन का एक मुख्य केंद्र बनी है। प्रादेशिक समस्याओं एवं मुद्दों की नगर नगरीय प्रकृति की ओर जॉन फ्रीडमैन ने सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आ रहे हैं प्यारे साथियों, कि प्रादेशिक समस्याओं एवं मुद्दों के नगर नगरीय प्रकृति की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था, तो वो थे जॉन फ्रीडमैन महोदय। अब ये कहाँ के थे, ये मैं आपको आगे बता दूंगा बिल्कुल डिटेल से जब मैं आपको समझाऊंगा। आपको केवल यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि प्रादेशिक समस्याओं एवं मुद्दों की नगर नगरीय प्रकृति की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित किसने किया था, जॉन फ्रीडमैन महोदय ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं गिलक्सन महोदय के अनुसार। ठीक है, गिलक्सन के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का विकास अब यहाँ पर हम कवर करते हैं। इन्होंने प्रदेश की स्थानिक व्यापकता पर बल देते हुए प्रादेशिक नियोजन में मानव प्रकृति सह संबंधों के आधारभूत महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, तो जो गिलक्सन महोदय, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन का विकास के बारे में बताया। भाई गिलक्सन के अनुसार हम पढ़ते हैं प्रादेशिक नियोजन का विकास। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना कि प्रादेशिक नियोजन के विकास में कौन कौन से विद्वानों का हाथ था। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन के विकास में कौन कौन से विद्वानों ने अपने विचार रखे, तो हॉस्मिंट महोदय हैं, बेंटन मैकॉय महोदय हैं, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों गिलक्सन महोदय हैं। ठीक है, इनको भी आप साथ के साथ याद करना। इन्होंने प्रदेश की स्थानिक व्यापकता पर बल दिया, प्रादेशिक नियोजन में मानव प्रकृति सह संबंधों के आधारभूत महत्व की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। इनके अनुसार प्रदेश अपने आप में जैविक दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, गिलक्सन महोदय ने बताया कि भाई प्रदेश अपने आप में जैवीय दृष्टि से क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चांदविक महोदय के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का विकास। किसके अनुसार, चांदविक महोदय के अनुसार। इन्होंने एक किताब लिखी सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग। ठीक है, चांदविक महोदय ने एक किताब छाप दी जिस किताब का नाम था सिस्टम्स व्यूज ऑफ प्लानिंग। इस पुस्तक में इन्होंने प्रादेशिक नियोजन को एक भू तकनीकी जियो टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी थी। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है प्यारे साथियों, कि चांदविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का विकास, प्रादेशिक नियोजन में अपने विचार किसने, भाई जो प्रादेशिक नियोजन का विकास था उसके संबंध में चांदविक महोदय ने भी अपने विचार दिए। और इन्होंने, चांदविक महोदय ने एक किताब छाप दी, उस किताब का नाम था सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रादेशिक नियोजन को एक भू तकनीकी या जियो टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी थी। यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इसके आप 8-10 लाइन खींच लो प्यारे साथियों। ठीक है, कि प्रादेशिक नियोजन को जियो टेक्निक या जियो टेक्नोलॉजी या भू रणनीति या भू तकनीकी की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, प्रादेशिक नियोजन को जियो टेक्नोलॉजी या भू तकनीकी की संज्ञा किसने दी थी, तो वो थे प्यारे साथियों चांदविक महोदय। उनकी किताब का नाम है सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करते हैं विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन के बारे में, रीजनल प्लानिंग इन डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, जो विकसित देश हैं उनमें प्रादेशिक नियोजन को हम पढ़ते हैं कि विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन किस तरीके से है।
अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ सन 1922 में एक प्रादेशिक नियोजन संघ नामक निजी संस्था की स्थापना से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना प्यारे साथियों कि अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत 1922 में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1922 में हुई, जो कि एक प्रादेशिक नियोजन संघ जिसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक एक निजी संस्थान के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत प्यारे साथियों 1922 में रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही डीपली यदि पेपर बनता है तो, कि अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत कौन सी एक संगठन के साथ हुआ था। ठीक है, तो वो था प्यारे साथियों रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन। अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1922 में। इस संस्था का उद्देश्य था, जो रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन संस्था थी, इसका उद्देश्य था न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। ठीक है प्यारे साथियों, जो रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक ये संस्था थी, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी। बताओ, यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना कब बनी? 1927 में बनी। कौन से शहर के लिए बनी थी? न्यूयॉर्क के लिए बनी थी। तो अमेरिका में सबसे पहली प्रादेशिक परियोजना कब बनी? 1927 में। कौन से शहर के लिए बनी? न्यूयॉर्क के लिए बनी। जर्मनी में 1920 में सर्वप्रथम रहर प्रदेश नियोजित विकास हेतु एसवीआर नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जर्मनी में सबसे पहले एसवीआर नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, जर्मनी में एसवीआर नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की शुरुआत की गई थी, जो कि रहर प्रदेश के नियोजित विकास के लिए की गई थी। ठीक है, तो जो प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत थी वो जर्मनी में कौन से प्रदेश के लिए शुरू हुई थी? रहर प्रदेश के लिए। ठीक है, इसके अलावा रहर प्रदेश के विकास के लिए जो प्रादेशिक नियोजन बना था उसका नाम क्या था? एसवीआर नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण। ठीक है, उस प्रादेशिक नियोजन अभिकरण का नाम क्या था? एसवीआर। ठीक है, क्या था? एसवीआर। तो मैं यहां से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, जर्मनी के प्रादेशिक विकास के लिए, जर्मनी के प्रादेशिक नियोजन के लिए, जर्मनी का जो प्रादेशिक नियोजन था उसकी शुरुआत कौन से प्रदेश से हुई थी? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। जर्मनी में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत कौन से प्रदेश से हुई? रहर प्रदेश से हुई। कब हुई? 1920 में हुई। ठीक है, जर्मनी में 1920 में सर्वप्रथम रहर प्रदेश के लिए रहर प्रदेश की प्रादेशिक प्लानिंग बनी थी, प्रादेशिक क्या बोल सकते हैं उसको, प्रादेशिक योजना बनी थी। तो उस योजना का नाम क्या था? एसवीआर था। क्या था प्यारे साथियों? एसवीआर था। ब्रिटेन में डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना की शुभारंभ 1922 में की गई थी। ब्रिटेन की पहली प्रादेशिक परियोजना कौन सी थी? डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना थी। तो आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है प्यारे साथियों, दोबारा बता रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की शुभारंभ कब हुई? 1922 में हुई। ठीक है, कौन सी निजी संस्था के साथ शुरू हुई थी इसकी? रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक निजी संस्था के साथ। अब जो ये रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन थी, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना था। उसके बाद में हम बात करते हैं अमेरिका में सबसे पहला जो प्रादेशिक परियोजना बना था वो कब बना था? अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना कब बनी? 1927 में बनी। कौन से प्रदेश के लिए तैयार हुई थी? न्यूयॉर्क के लिए हुई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं जर्मनी में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना कब बनी? तो वो 1920 में बनी। कौन से प्रदेश के लिए बनी? तो रहर प्रदेश के लिए बनी। ठीक है, उस परियोजना का नाम क्या था?
भाई जर्मनी में सर्वप्रथम 1920 में रहर प्रदेश के विकास के लिए एक प्रादेशिक परियोजना बनी। उस प्रादेशिक परियोजना का नाम क्या था? SVR था। ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन में डॉन कोस्टर प्रादेशिक परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 1922 में हुआ था। दक्षिणी इटली में आर्थिक उत्थान हेतु विकास कोष की स्थापना सन 1950 में कर दी गई थी, जिसे इटली भाषा में कैसा पर इल मिजोरिनो की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो दक्षिणी इटली के विकास के लिए विकास कोष नामक एक प्रादेशिक परियोजना बनी थी। ठीक है। आप इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो इसको कि दक्षिणी इटली के विकास के लिए विकास कोष नाम से एक प्रादेशिक परियोजना बनी थी। कब? 1950 में, जिसे इटली भाषा में कैसा पर इल मेजोरिनो बोलते हैं। आप चाहो तो ये नाम याद कर सकते हो, चाहो तो मत करना। ठीक है। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रादेशिक दशकों विशेषकर 1920 के बाद हुआ था, 1920 के उपरांत हुआ था। ठीक है। तो यहां पर केवल आपको इतना याद रखना है कि विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव कब हुआ था? 1920 के बाद हुआ था। ठीक है। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव कब हुआ था? 1920 के बाद हुआ था। अधिकांश विकासशील देश वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को प्रादेशिक नियोजन का सर्वश्रेष्ठ साधन मानकर कार्यक्रम बना रहे हैं। ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों कि जो अधिकांश विकासशील देश हैं अपने प्रादेशिक नियोजन का सबसे बेस आधार क्या मानते हैं? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि विकासशील देश अपने प्रादेशिक विकास के लिए जो प्रादेशिक नियोजन बनाते हैं, प्रादेशिक जो प्लानिंग बनाते हैं, उसका आधार क्या मानते हैं? तो वो है प्यारे साथियों वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल। ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अधिकांश विकासशील देश अपनी प्रादेशिक प्लानिंग बनाते समय किसको आधार मानते हैं? तो वो आधार है उनका प्यारे साथियों वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल। ठीक है। तो अधिकांश विकासशील देशों का जो प्रादेशिक नियोजन है वो वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल पर आधारित है। विकासशील देशों में भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां प्रादेशिक परियोजनाओं को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अब विकासशील देशों में कुछ ही देश हैं जैसे भारत है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, जिनको प्रादेशिक परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है भाई। विकासशील देशों में भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां पर प्रादेशिक परियोजनाओं को सफलता मिली है। बाकी हर जगह क्या मिली है? उनको असफलता ही मिली है। प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वो तीनों की तीनों कौन कौन सी हैं? पहली है नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरा है स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरा है नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजना बनाना। ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो तीनों कौन कौन सी हैं? पहली है नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरा है स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरा है नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजना का निर्माण करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रादेशिक इसको हम पढ़ेंगे शाम वाली क्लास में बिल्कुल लाइव आकर, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट साथ के साथ में क्लियर कर सको। ठीक है। अब भी लाइव क्लास नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था लाइव क्लास में, जिसकी वजह से क्लियर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ठीक है। बाकी ये क्लास में सारा सब कुछ आपका समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो शाम को जो लाइव क्लास हो रही है उसमें आप मेरे से डिस्कस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।